हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के उस चैप्टर के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर से स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर को पढ़ते भी नहीं है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर का नेम तो याद आ ही गया होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसका केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा खौफ है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके नेम से ही डर जाते हैं, इसको पढ़ते तक भी नहीं है। और जो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, और जो पढ़ते भी हैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, फिर भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है, अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो क्या मैं सोल्व कर पाऊंगा। लेकिन मेरा यह मानना है आयोनिक इक्विलिब्रियम एक इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। वो बात अलग है, जब मैं क्लास 11th और 12th में पढ़ता था मुझे भी इस चैप्टर से सबसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन आज के टाइम पे आयोनिक इक्विलिब्रियम मेरा फेवरेट चैप्टर है। इसके अलावा दो चैप्टर और ऐसे थे जिनसे मैं क्लास 11th और 12th में बहुत ज्यादा डरता था। वो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो हम क्लास में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये तीन चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयोनिक इक्विलिब्रियम। इन तीनों से मैं सबसे ज्यादा डरता था, लेकिन आज ये मेरे फेवरेट चैप्टर हैं। और इसीलिए स्टूडेंट्स जब ये तीनों चैप्टर क्लास में मेरे से पढ़ लेते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, सर हमने सोचा नहीं था कि मोल कॉन्सेप्ट, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे टफ चैप्टर भी आसानी से समझे जा सकते हैं, इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, इतने कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं। बस जरूरत है उनको स्टेप बाय स्टेप समझने की। मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे मेरे से ड्रीम बैच में, रैंकर बैच में या रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर के थ्रू इन तीनों चैप्टर को पढ़े हैं वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि इन तीनों चैप्टरों को कितनी आसानी से समझा जा सकता है। अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं या ऐसे किसी और चैप्टर में केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको टफ लगता है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। नीट 2026 एग्जाम से पहले आप डिवाइस क्लासेस के रैंक बूस्टर कोर्स से अपना कोई भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इवन आप कंप्लीट केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, जीरो से स्टार्ट करके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हुए। इस कोर्स में आपको 76 लेक्चर मिलते हैं और इन 76 लेक्चर में मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाया है, और वही सब कराया है जो मैं कोटा क्लासरूम में पढ़ाता हूं, क्योंकि ये मेरे कोटा क्लासरूम का ही रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। तो प्लीज आप बचे हुए टाइम में रैंक बूस्टर कोर्स से कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से तैयार करें और नीट 2026 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अच्छे रैंक, अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। ठीक है भाई, तो रैंक बूस्टर कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है अब आपके लिए। हर उस बच्चे को रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो करना चाहिए जो केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, या जिसका केमिस्ट्री का अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया, जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है, लास्ट ईयर जिसका केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इस बार भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ही मेरे सिलेक्शन के आगे आ सकती है। तो प्लीज आप रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो करते हुए कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर जरूर करें। ठीक है भाई, और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब कोटा आए, मिठाई खिलाएं मुझे, फिर मैं आपकी सक्सेस की जो कहानी है वो यूट्यूब पे सबको सुनाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम के हम 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से, सॉरी कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं, कंप्लीट आयोनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से रिवाइज कराऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाऊंगा। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है वो बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियम से नीट 2026 एग्जाम में पूछा जा सकता है वो डिस्कस करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी आप नोट कर लेंगे और एग्जाम से पहले अच्छे से बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है भाई, तो करें स्टार्ट। ये 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सब जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री की केयर टेस्ट सीरीज के आयोनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस है। केयर टेस्ट सीरीज में
आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, रिवीजन टेस्ट, फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होते हैं। इनके वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपको अच्छे से रिवीजन कराया जाता है, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच बताई जाती है, कैसे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है वो आपको बताया जाता है। तो ऐसे आपको प्रिपेयर किया जा सकता है केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू कि एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाए और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। जो बच्चा केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करता है एग्जाम के बाद वो यही कहता है कि नीट का एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर एनटीए ने नहीं बल्कि सुनील नैंसर ने बनाया था। ठीक, लेकिन इसके लिए जरूरत है आप इस फीलिंग के लिए केयर टेस्ट सीरीज को जरूर अच्छे से फॉलो करके जाए। ठीक है भाई। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। 3rd, 5th, 7th, 12th, 16th, 17th, 18th, 21st, 28th, 30th, 33rd, 36th, 38th, 40th, 43rd एंड 45th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है दोबारा से आपको इस चैप्टर को के टेस्ट को रिवाइज करना है। पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जनरली वीक एसिड एंड वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सोल्ट्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो ये क्या है आपका, ये सोल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1, 3, 4 तीनों क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये है वीक बेस, ये हो जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। आंसर 2, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ई फॉर इजी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है ना। जहां पे मैं एम लिख दूंगा वो आपके सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है, जहां पे मैं टी लिख दूंगा टफ, वो थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये 4 रिएक्शंस दे रखी है। विच ऑफ द पेयर ऑफ रिएक्शंस प्रूव दैट वाटर इज एम्फोटेरिक। देखो एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वाटर एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। तो सबसे पहले केस में अगर हम देखें, यहाँ पे कार्बोनेट आयन दे रखा है और H2O इसके साथ क्या कर रहा है, वाटर इसको H+ देगा, ये HCO3- बनाएगा और वाटर OH- में चला जाएगा। तो यहाँ पे वाटर ने किसका काम किया है, एसिड का काम किया है। नेक्स्ट रिएक्शन में CO2 एसिड है और H2 इसके साथ कंबाइन करके ये एसिडिक सब्सटेंस बना रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि वाटर ने उसको H+ या ऐसा कुछ दिया है। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन उसके बाद अगर आप देखें, ये जो है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, ये बेस है और वाटर इसको अपना H+ देगा और H+ देने के बाद ये बन जाएगा NH4+ और वाटर बन जाएगा OH-। तो ये बन गया NH4OH। तो यहाँ पे वाटर ने किसका काम किया है, एसिड का काम किया है। अमोनिया बेसिक होता है, वाटर उसके साथ किसका काम करता है, एसिड का काम करता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे आपका HCl और H2O, HCl में ये HCl एसिड का काम करेगा और वाटर ने H+ एक्सेप्ट किया है एसिड से, तो ये बेस का काम करेगा। ठीक, अब देख लो कौन सी रिएक्शन में वाटर एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस का काम नहीं कर रहा है। दूसरा सेकंड एंड थर्ड, देखो सेकंड में तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, वो बस CO2 और H2O ने कंबाइन किया और H2CO3 वीक एसिड बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट अगर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में देखो वाटर ने क्या किया, H+ दिया अपना, तो एसिड का काम किया अमोनिया के साथ, और फोर्थ रिएक्शन में वाटर ने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया, तो इसने ब्रोंस्टेड बेस का काम किया। तो यहाँ पे ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर 1 एंड थर्ड में देखें, 1 एंड थर्ड में दोनों में क्या है, वाटर एसिड का काम कर रहा है, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में एक जगह वाटर एसिड है, एक जगह बेस है, तो आंसर इज 3। इट इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ब्रोंस्टेड एसिड विच हैज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। भाई देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वीक कंजुगेट बेस। जो वीक एसिड होते हैं वो देते हैं स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, और वही जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो देते हैं वीक कंजुगेट एसिड, और जो वीक बेस होते हैं उनका बनता है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। ठीक, अब इनमें अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा,
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा आपका, देखो HF और HCl में HCl ज्यादा एसिडिक है, ठीक, और H2S से भी ज्यादा HCl एसिडिक है, वाटर तो बल्कि न्यूट्रल होता है, ठीक। अब HF और HCl में HCl ज्यादा एसिडिक हुआ, H2S और HCl, H2S में क्या, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, HCl हुआ। तो HCl क्या है, मोस्ट एसिडिक है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, इनमें सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl। तो अब Cl माइनस जो बनेगा इसका क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो इसने वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा था, तो वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस किसका आएगा, HCl का आएगा। आंसर इज 1। बोलो कोई डाउट है क्या। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया HCl, ऐसे लिख लो, बल्कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन चारों में, तो इसका क्या बन जाएगा, Cl माइनस वीकेस्ट कंजुगेट बेस, ठीक। इन चारों में बोल रहा हूं ओनली, कहीं सोचो कि HCl हर जगह स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl से HBr भी स्ट्रॉन्ग होता है, HI भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। इन चारों की अगर बात करें HCl स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसका वीकेस्ट कंजुगेट बेस हो गया Cl माइनस। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस। देखो अगर OH माइनस जो है ये अगर H प्लस दे दे तो O2 माइनस बनेगा, इसका एक H प्लस कम हुआ, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या हुआ ये, इसका कॉन्जुगेट बेस। और अगर आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो इसको एक H प्लस दे दो, H2O, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर किसी भी सब्सटेंस का बनाना है उसमें एक H प्लस ऐड कर दो, और किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस बनाना है उसमें एक H प्लस कम कर दो, तो OH माइनस में एक H प्लस ऐड किया तो वाटर बन गया कंजुगेट एसिड इसका, और एक H प्लस कम कर दिया O2 माइनस बन गया इसका कंजुगेट बेस। आंसर इज 4, और ये भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मैं आपको क्लास नोट्स में भी लिखवा चुका हूं, आपको जो ये नोट्स है अमेजन पे आपके लिए अवेलेबल है, क्लास नोट्स है मेरे सारे, इनमें भी आपने पढ़ा होगा, आपने खुद ने भी नोट्स बनाए होंगे। एक लाइन में लिखवाई थी, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाई 1H प्लस या 1 प्रोटॉन भी बोल सकते हो, 1H प्लस आयन और अ प्रोटॉन। तो इसका आंसर क्या आया, जैसे पहले एग्जांपल में अगर आप देखें, ये HPO4 2 माइनस लिख दिया और PO4 3 माइनस लिख दिया इसने। अब यहां पे ये जो है HPO4 2 माइनस, अगर ये एसिड है तो यहां पे जैसे ही ये एक H प्लस देगा तो ये बनेगा PO4 3 माइनस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हुआ कि नहीं हुआ, और इस कॉन्जुगेट बेस का ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, बिल्कुल सही है। उसने पूछा नोट कौन सा नहीं है, कई बार है ना, बोला हाँ यही आंसर आएगा, बच्चे ऐसा कर देते हैं। दूसरा देखो, H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस, भाई जो H2PO4 माइनस है, अब इसमें से एक H प्लस निकाल दो, क्या बन जाएगा, HPO4 2 माइनस बन गया। अब ये कॉन्जुगेट एसिड अगर है तो ये एक H प्लस देके क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, H3PO4 ये कॉन्जुगेट एसिड है, अगर इसमें से एक H प्लस बना दूं, निकाल दूं, तो क्या बनेगा, H2PO4 माइनस, एक H प्लस कम हुआ तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। नेक्स्ट ये वाला देखो, H2PO4 माइनस और PO3 3 माइनस, देखो पहली बात तो है ना, ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 का, और ये यहाँ पे जो दे रखा ना इसने, ये वैसे भी उसका दिया H3PO3 का, तो ये कहीं पे मैच नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग एसिड के एनायन दिए गए हैं, तो ये आपस में एसिड बेस पेयर हो भी नहीं सकते। ऐसा थोड़ा है कि HCl और Br माइनस एक दूसरे के कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। बोला सर इसमें ना एक H प्लस ज्यादा, इसमें कम है, आपने बोला था विच डिफर बाई 1H प्लस, अरे कंजुगेट का मतलब होता है एक दूसरे का, अलग अलग एसिड के थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, समझे या नहीं समझे, ठीक। नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। ये इजी से मीडियम क्वेश्चन है, ठीक, वैसे आसान क्वेश्चन है, देखते ही पहचान सकते हो, बट फिर भी आप इसको सेकंड अटेम्प्ट तक भी लेके जा सकते हो अगर आपको इनमें कंफ्यूजन होता है तो, बाकी होगा नहीं मेरे पढ़ाने के बाद। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O8 माइनस, ये है H2O8 माइनस। अब ये कॉन्जुगेट बेस अगर है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना तो इसमें एक H प्लस ऐड कर दो,
क्या बन जाएगा HH2O8 माइनस, ये हो गया इसका कंजुगेट एसिड। अब ऑप्शन चेक करो, कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं H2SO4, ये आ गया आंसर, आंसर इज 3। देखो मैंने क्या किया, पहले इसका कॉन्जुगेट क्या लिखा, एसिड लिखा, फिर ऑप्शन चेक किया। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही ऑप्शन चेक करते हो, और लगभग 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में आप इसीलिए गलत करते हो क्योंकि आपकी आदत होती है क्वेश्चन से पहले ऑप्शंस पे ध्यान, ऑप्शंस पे नजर जमाने की, तो ऐसा मत किया करो, है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट द एसिड्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई इसमें एसिड बताना आपको कौन सा है, NH3 प्लस वाटर, क्या बन गया भाई NH4 प्लस बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। सॉरी इसने तो OH माइनस दिया है, वाटर ने H प्लस रिलीज किया, इसका मतलब ब्रोंस्टेड एसिड है, ये तो एसिड हुआ, और H प्लस रिलीज करने के बाद इसका कंजुगेट बेस हो गया, ये हो गया ना एसिड बेस पेयर। अब इन दोनों को देखो, यहां पे ये क्या है, ये बेस है, और ये वाटर से एक H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, अपना कंजुगेट एसिड बनाएगा। तो आपसे ये पूछा था कि एसिड कौन से है, ब्रोंस्टेड एसिड है ना, एसिड एक तो वाटर है जो H प्लस दे रहा है, और दूसरा ये भी तो एसिड का काम करेगा, ये H प्लस देके NH3 बनाएगा, तो ये दोनों एसिड का काम कर रहे हैं, वाटर एंड NH4 प्लस। कौन सा आंसर आया, थर्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बट ये भी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिखा गया, आप समझ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड कौन है भाई, लुईस एसिड वो होता है विच हैज वैकेंट ऑर्बिटल एंड एक्सेप्ट लोन पेयर। अब देखो जैसे वैकेंट ऑर्बिटल तो Na प्लस में भी होता है, पोटेशियम प्लस में भी होता है, ठीक, रुबिडियम प्लस में भी होता है, लेकिन वो कभी भी आपका लुईस एसिड का काम नहीं करते, क्योंकि उनका चार्ज बाय रेडियस कम होता है, वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते। लिथियम प्लस करेगा, सेकंड डे की मेटल आयन करेंगे, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये कभी भी आपका लुईस एसिड का काम नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते। तो ओनली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, वो लोन पेयर एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तब वो लुईस एसिड है। तो अब BF3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, BF3 के पास बिल्कुल है, और ये F माइनस से लोन पेयर भी एक्सेप्ट करता है, BF4 माइनस बनाता है, बिल्कुल सही है, तो ये लुईस एसिड है। क्या वाटर है, अरे वाटर के पास तो लोन पेयर है, तो ये तो लोन पेयर देगा, ये तो बेस कहलाएगा, लुईस बेस है। HSO4 माइनस ये क्या करेगा, क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, अरे नहीं भाई, ये तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये बेस का काम करेगा। SO3 जो है, SO3 के पास क्या है, पोलर पाई बॉन्ड है, और पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, तो यहां पे ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी लुईस एसिड का काम करता है। ये लुईस एसिड का काम करता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में, तो ये दोनों लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है और BF3 भी। 1 and 4 आंसर इज 3। ये इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे भाई, ये हो गया। नेक्स्ट 9th, at 25 डिग्री सेल्सियस दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस BOH इज, ठीक है, Kb दे दिया, दिस इज Kb दे रखा है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस, ये कंसंट्रेशन दे दी, C दे दिया, ठीक। तो अब BOH जो है ना, ये टूटेगा ऐसे B प्लस और OH माइनस में, तो यहां पे इसमें C में से C अल्फा गया, ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आपसे पूछी है हाइड्रोक्सिल आयन की, तो C अल्फा हो जाएगी, C आपके पास है, आपको अल्फा और चाहिए, तो आप यहां पे इस रिएक्शन में लिखते हो ना ऐसे, Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई BOH की कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और हम जानते हैं अल्फा लेस देन 1 होता है, तो 1 माइनस अल्फा आप 1 लिख देते हो, तो Kb इज इक्वल टू क्या आता है, C अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा कितना आ जाता है, अंडर द रूट Kb अपॉन C आ जाएगा, ये आ गया। तो Kb कितना है आपका, Kb है आपका 1.0 × 10 की पावर माइनस 12, और C है आपका 10 की पावर माइनस 2, तो ये 10 की पावर माइनस 10 का अंडर द रूट आ गया। अल्फा सोल्व करो, 10 की पावर माइनस 5। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा होती है,
तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5 दैट इज 10 की पावर -7 मोलर आ जाएगी, मोल पर लीटर। तो बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड वाला। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पूरा डेरिवेशन करके, आप अगर बच्चे अगर सोल्व करते तो सीधा इस स्टेप से करते, 1 2 3 और 4, चौथी लाइन में आंसर आ जाता। और चौथी लाइन ऐसा क्वेश्चन आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन कांस्टेंट ऑफ H2S आर, ये दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। H2S का जैसे इसका मतलब ये है कि ये H प्लस में जाएगा और HS माइनस में जाएगा, तो ये Ka1 दे रखा है, इसका 9.1 इंटू 10 की पावर -8, HS माइनस फिर एक H प्लस और देगा, ये जाएगा, ये बनाएगा Ka2, तो ये दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -13, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो। 1 + 2 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, H2S इज कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस H2 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से, और इसका जो Ka आएगा रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू K1 की इंटू Ka2। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है? ये 9.1 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 1.2 इंटू 10 की पावर -13, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 3। बोलो कोई डाउट है क्या? ये मैंने आपको लिख के दिखाया, लेकिन इतना पढ़ने के बाद एग्जाम में तो हमारी समझ होती है ना, तो सीधा हम K1 इंटू K2 करेंगे, और फिर ऑप्शन भी ऐसे दे रखे, आपको डायरेक्ट सोल्व भी नहीं कर रखा, तो ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, एट विच कंसंट्रेशन विल इट बी 2% डिसोसिएटेड। भाई एसिटिक एसिड है, ये है आपका एसिटिक एसिड, ये कैसे टूटेगा? एसीटेट आयन और H प्लस आयन में। ठीक, C में से गया C अल्फा, ये बना C अल्फा, ये C अल्फा, फिर वही आ जाएगा यहाँ से K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक, तो आपसे C पूछ रहा, K दे रखा उसने 1.8 इंटू 10 की पावर -5, अल्फा इस रिएक्शन का 2 इंटू 10 की पावर -2 है, तो C इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू C इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4, तो ये कैंसिल हो गया 10 की पावर -1 पे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे, तो C इज इक्वल टू 0.05 मोलर आ गया। कौन सा आंसर है? फोर्थ। अब ऐसे क्वेश्चन को भी मेरे अकॉर्डिंग तो आप सेकंड अटेम्प्ट तक लेके जाओ, क्योंकि जिसमें कुछ पेन चलाना पड़ गया वो सेकंड अटेम्प्ट का ही होना चाहिए। आंसर इज 4, और ये मीडियम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, टफ वो जिसमें टाइम लगेगा थर्ड अटेम्प्ट का। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीएच 14 इज गिवन बाई 0.1 मोलर H2SO4 है ना, तो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन पता कितनी लिखोगे? नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी में लिखी जाती है हमेशा, तो 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2 नॉर्मल, तो पीएच हो जाएगी माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू 10 की पावर -1 दैट इज 1 माइनस लॉग 2 विच इज इक्वल टू 0.7। ठीक, 14 तो नहीं आई इसकी, पहला हो गया। दूसरा कैलकुलेट करो, 0.1 मोलर H2SO4 नहीं, NaOH दे रखा है, NaOH, तो इसकी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में 0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1 नॉर्मल, तो POH आ गई माइनस ऑफ लॉग OH 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 1, पीएच आ गई 14 - 1 3, ये भी आंसर दिया। तीसरा चेक करो, 1 नॉर्मल NaOH, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अपने आप 1 नॉर्मल है, तो POH कितनी आएगी? माइनस ऑफ लॉग 1 यानी 0, पीएच कितनी आएगी? 14 - 0 दैट इज इक्वल टू 14, आंसर आ गया। फोर्थ भी चेक कर लो, 1 नॉर्मल HCl, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 नॉर्मल है, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1 दैट इज 0, तो आंसर क्या है? थर्ड। ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे पहले टाइम का क्वेश्चन है, मैंने एक एक सोल्व करके दिखाया, समझ जाते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के, है ना, प्रैक्टिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 10 की पावर -6 मोलर NaOH इज डाइल्यूटेड 100 टाइम। देखो भाई, 10 की पावर -6 मोलर NaOH को डाइल्यूट करो, डाइल्यूटेड 100 टाइम,
तो यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पता क्या हो जाएगी, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 100, 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया ना, सॉरी 100 टाइम, तो 10⁻8 मोलर हो गई। और इसी को आप 10⁻8 नॉर्मली भी लिख सकते हो क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो OH माइनस आयन की टोटल कंसंट्रेशन कौन सी आएगी? अब ऐसा नहीं है 10⁻8 है तो 10⁻8 है तो बच्चे क्या करते हैं, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10⁻8 दैट इज 8 और PH इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, है ना। ऐसा नहीं होता, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अब आपने लिया वेरी डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन बेस का और हो गई उसकी pH 7 से कम, यानी एसिडिक थोड़ा हो जाएगा, ठीक। तो ये गलत है। आप क्या भूल रहे हो, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻8 है, ये वेरी वेरी लेस है। तो वहां पे वाटर के भी तो आयन होंगे 10⁻7 OH माइनस आयन। तो अब ऐसे सोल्व करोगे, 10⁻8 कॉमन लोगे, इसमें से 1 प्लस 10 दैट इज 11 इंटू 10⁻8, POH आएगा यहाँ से माइनस ऑफ लॉग 11 इंटू 10⁻8, 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 होता है 1.04, तो ये हो जाएगा आपका 6.96 और PH इज इक्वल टू 14 माइनस 6.96 आएगा तो 7.04 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो बिटवीन 7 एंड 8। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी सोल्व किया हुआ होता है, तो आंसर क्या कर दोगे आप, आंसर 3rd आ गया और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इसमें भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स्ड। आप एक काम करो ना, लेट इसकी 1 लीटर ले लो और इसकी भी 1 लीटर ले लो, ठीक। इसके इक्विवेलेंट निकालो, 0.1 इंटू इसका एन फैक्टर 1 और 1, इसके आए 0.1 और इसके इक्विवेलेंट निकालो, इसके कितने आएंगे 0.01 इंटू 1 इंटू 1, 0.01, ज्यादा किसके, बेस के। तो बेसिक सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, और बेसिक सॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बचेगी, कितनी बचेगी, नंबर NaNbVb माइनस NaVa डिवाइड बाई Va प्लस Vb, यही तो करते आए हैं हम। NbVb कितना है, इसके इक्विवेलेंट कितने हैं 0.1 माइनस 0.01 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक। अरे एक सेकंड, ये भी तो दिखाओ, 0.1 तो इसके क्या है, नॉर्मलिटी, हाँ ठीक तो है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो आ गए, इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, सही है, इक्विवेलेंट आपने निकाल ही रखे, सही कर रहा था मैं बिल्कुल, डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 9.09 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 0.045 नॉर्मल, ठीक। अब आएगी POH, PH ही पूछा ना इसने, तो माइनस ऑफ लॉग 45 इंटू 10⁻³ तो 3 माइनस लॉग 45, इसको लिख दो 3 माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 2 लॉग 3, ठीक। तो 3 माइनस 0.7 माइनस 2 इंटू 0.48, ये हो गया 0.96 और ये हो जाएगा 1.66 और 3 में से 1.66 जाएगा, आपका बच जाएगा 1.34 और PH आ जाएगी इसकी 14 माइनस 1.34 दैट इज 12.66 या 12.65 आंसर, हाँ आंसर इज 3rd, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट का नहीं है। आसान है, आपको आता भी है, सोल्व भी हो जाएगा पेपर में, लेकिन अगर 40 सेकंड आपके क्वेश्चन कैलकुलेशन में खा रहा है, फिर उसका OMR भी भर रहे हो, तो 50 सेकंड से ऊपर चला गया, सेकंड अटेम्प्ट में ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हैज pH इक्वल टू 2, इट्स मोलरिटी इज। pH इज इक्वल टू 2 होने का मतलब पता क्या होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल 10⁻⁻2 नॉर्मल, और मोलरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मलिटी ना, तो नॉर्मलिटी 10⁻⁻2 है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर है 2, तो मोलरिटी इक्वल टू 1/200 मोलर आ जाएगा। आंसर इज 3rd, आंसर इज
थर्ड, ये पहले अटेम्प्ट में कर सकते थे आप, क्योंकि आप सब लिख के थोड़ा सा लोगे, इतना तो दिमाग में भी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ हैविंग पीएच इक्वल टू 10। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पीएच 10 दे रखी है ना, और बात कर रहा है हाइड्रोक्सिल आयन की, तो हमेशा ये मत करो H प्लस की मत सोल्व करो, पहले लिखो POH, कितना हो गया 4। अब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लिखो 10 की पावर माइनस 4 नॉर्मल, और यही अगर सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन की बात कर रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा भाई, इसका एन फैक्टर कितना है 1 ही तो होगा हाइड्रोक्सिल आयन का, तो इसको 10 की पावर माइनस 4 मोलर भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन, क्या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितनी है 10 की पावर माइनस 4 और वॉल्यूम में 0.1 लीटर, तो 10 की पावर माइनस 5 मोल हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 NaOH माइनस आयंस। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को 10 की पावर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 18 आयंस ऑफ OH माइनस। आंसर इज थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक जा सकता है। ठीक, 16th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इसको देखते ही छोड़ देंगे कि पूछा क्या है भाई। ठीक, समझ ही नहीं आएगा कि ये यार एस्पिरिन की बात कर रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, 2 टैबलेट दे दी, उसका एक का मास इतना है, पीएच कितनी होगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा पढ़ो, अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसने फॉर्मूला भी दे रखा है आपके बेनिफिट के लिए। अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा, वैसे तो मैंने ही आपका ये पेपर बनाया है, लेकिन अगर मैं नीट एग्जाम में पेपर बनाऊंगा तो इस क्वेश्चन में मैं ये फॉर्मूला नहीं रखूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों को ये आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला दिया है, इवन एस्पिरिन का प्रिपरेशन भी दिया गया है। ठीक, ये प्रिपरेशन देखा है, कोल्ड एस्पिरिन इज ए पेन किलर विद ए पीकेए, पीके दे दिया 2, if 2 tablet of each 0.09 gram mass containing aspirin are dissolved in 100 ml solution, its pH will be। देखो pKa से तो लिख सकते हो आप Ka, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो होते हैं वीक एसिड। ठीक, तो वीक एसिड के लिए अल्फा वगैरह आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको अल्फा चाहिए, क्योंकि जो वीक एसिड होता है ना Ha, मान लीजिए इसको Ha लिख दूं, ये ऐसे टूटेगा ना H प्लस और A माइनस में, तो आप ऐसे लिखते हो C में से C अल्फा गया, तो H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा बनेगी। तो C अल्फा के लिए पहले कंसंट्रेशन यहां से लाओगे आप, फिर अल्फा इक्वल टू Ka अपॉन C अंडर द रूट करके लाओगे, है ना। अब देखो यहां पे इसका मास दे रखा है, तो मास कितना है टोटल, 2 टैबलेट है ना, 2 इंटू 0.09, तो 0.18 ग्राम हो गया मास। अब इसके मोल्स बताओ कितने, मोल्स कितने होंगे, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो। इसमें ना कितने कार्बन है, 1 2 3 और 6, ये 9 तो है कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, और 4 ये 8। ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4, O8। इसका मोलर मास बताओ कितना आएगा, इसका मोलर मास आएगा 12 9 जा प्लस 8 को से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, और 8 हाइड्रोजन है, 16 होता है ऑक्सीजन का, और कितने ऑक्सीजन 8, 8 नहीं यार, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 है, ये गलत कर दिया मैंने, ऑक्सीजन 4 है, तो 12 नहीं मैं 108 प्लस 8, और ये यहाँ पे 4 करोगे 64, तो ये हो गया 8 8 16, तो ये 116 और 64 180। तो ये देखो 0.18 डिवाइड बाई 180 कितना हो गया, 0.01 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, समझ आया ना आपको, 0.01 या 0.001 हुआ। एक सेकेंड, ये अगर कटेगा ये 0.01 और ये 10 पे, ये 0.001 मोल हुआ, ग्राम नहीं मोल। अब इसकी वॉल्यूम बताओ कितनी है, मोलरिटी बताओ, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, 0.001 डिवाइड बाई 0.1 लीटर, तो 0.01 लीटर आया कि नहीं आया, मोलर नहीं आया कि नहीं आया, ये कंसंट्रेशन आई, दिस इज सी, ये सी है आपका। अब अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट Ka अपॉन सी होता है, Ka कितना है 10 की पावर माइनस 2 है,
और सी कितना है, ये भी 10 की पावर -2 है अंडर द रूट, तो 1 आ गया, अल्फा 1 आ गया। ठीक, और अल्फा 1 अगर आ गया तो अब आप देखो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है सी अल्फा, सी कितना है, सी है आपका 0.01 इंटू में अल्फा कितना 1, तो 10 की पावर -2 आ गया। तो अब पी एच इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ log 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 2। समझ आ गया? तो ये था बड़ा आसान क्वेश्चन, आंसर इज 4। लेकिन फिर भी ये ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डर लगता है, टाइम लगता है, तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जाएं आप इसको। समझ आया कि नहीं? देखो मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं आपको, नीट 2026 एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो देखने में एक्चुअल में डरावने होंगे लेकिन सोल्व करने में बड़े आसान होंगे। बट ऐसे क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट में मत करना, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर कैलकुलेशन आएगी ना, उसको थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कोल्ड एस्प्रिन इज ए पेन किलर विद ए पीके वैल्यू 2। अब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये फिर बोल रखा 2 टैबलेट ली 0.09 ग्राम मास की और उनको डिजोल्व कर दिया, 100 ml सॉल्यूशन बना दिया, पीएच बताओ। क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है, एस्प्रिन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। आधे बच्चे यही छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो होते हैं वीक एसिड। अब वीक एसिड में आपको पता है कोई भी वीक एसिड ऐसे डिसोसिएट होगा, सी में से सी अल्फा गया, सी अल्फा बना। H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए आपको पीएच के लिए, तो कितनी हो जाएगी, सी अल्फा हो जाएगी। अब यहां पे इसने ना अल्फा दे रखा और ना दे रखा कंसंट्रेशन, लेकिन आप अल्फा फॉर्मूला जानते हैं, अंडर द रूट के अपॉन सी होता है, तो के आ गया आपका पीके से 10 की पावर -2। फिर सी चाहिए आपको, उसने मास दे दिया एक टैबलेट का, 2 टैबलेट दी है, ये भी ध्यान देना, तो 2 टैबलेट का मास आ गया 0.18 ग्राम। इसका फॉर्मूला लिख लेना, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला से क्या आ गया आपका, मोलर मास आ गया। मास को मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स आ गए, वो उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 0.1 लीटर है 100 ml, तो कंसंट्रेशन आ गई, सी आ गई, के अपॉन सी अंडर द रूट की अल्फा 1 आ गया। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, सी अल्फा, तो सी अल्फा आ गया 10 की पावर -2, तो पीएच आ गया माइनस log 10 की पावर -2 यानी 2। ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आधे बच्चे तो वही हाथ खड़े कर देंगे इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते ही। मैं तो कहता हूं एग्जामिनर को ये भी नहीं लिखना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए भाई आपका एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कोल्ड एस्प्रिन, ये भी अगर लिख दिया, असल में सीधा एस्प्रिन से स्टार्ट करना चाहिए, एस्प्रिन इज ए पेन किलर विद पीके इक्वल टू 2, फिर और अच्छा क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला लिखो, मोलिकुलर फॉर्मूला, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उससे फॉर्मूला लिखो, फिर मोलर मास फाइंड आउट करो, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने देखते ही लिख दिया ना फॉर्मूला यहां से स्ट्रक्चर से। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में, ये लेंथी जरूर होते हैं, टाइम टेकिंग जरूर होते हैं, लेकिन सोल्व हो जाते हैं। बट पहले अटेम्प्ट में मत करना, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में 1-1.5 मिनट खा जाएगा आपकी ये। ठीक, तो ये आपको सीखना है केयर टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन से, जो चीजें मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपको नीट 2026 एग्जाम में, चाहे केमिस्ट्री में देखने को मिले, फिजिक्स में या बायोलॉजी में मिलेगा, जो होगा देखने में डरावना, लेकिन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the pH of 10 ml aqueous solution of HCl is 4. The amount of water to be added to this solution in order to change its pH from 4 to 5 is। अच्छा, इस पे लिख लेना, यहां पे लिख भी लेना, इस क्वेश्चन पे नीट 2026 में आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। ठीक है भाई, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं आपको। इसके बाद 18th, the pH of 10 ml aqueous solution of HCl दे दिया 4, amount of water to be added to this solution in order to change its pH from 4 to 5। वैसे तो हर बच्चा जानता है अगर pH 1 यूनिट से बढ़ानी है तो उसका वॉल्यूम कितना कर दो, 10 टाइम कर दो, यानी उसको 10 टाइम डाइल्यूट कर दो। जैसे अब इसका 10 ml है तो इसका टोटल वॉल्यूम 100 ml कर दो, तो 100 ml के लिए कितना वाटर डालना पड़ेगा, 90 ml। आंसर इज 3। ऐसे हो गया हमारा इजी क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले ही ऐसे क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपके नोट्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने प्रैक्टिस करा रखे, आपने भी देखा है। ठीक, अब देखो, अब इसको कैसे सोल्व करना है, सुनना क्या बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं। द पीएच ऑफ 10 ml एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है HCl का, जिसकी 4 है। ठीक, पीएच 4 है। ठीक, इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर -4 नॉर्मल, इसको N1 लिख दो आप, है ना, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, ठीक 10 ml दे रखा है, V1 है इसका 10 ml, सही है ना।
अब ये बोल रहा है कि पीएच कितनी हो जाए, 5 हो जाए, तो ये H प्लस की सेकंड कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻5 नॉर्मल, दैट इज ये हो गया N2। ठीक, अब ये 2 है सारा, है ना, ये 1 है इधर। अब V2 कितना है हमें बताना है। अब आप क्या करोगे भाई, इसमें ना N1V1 इक्वल टू N2V2 तो रहेगा ना, नंबर ऑफ इक्वलेंट तो इक्वल रहेंगे ना एसिड के, बस वॉल्यूम ही तो बढ़ाया है। ठीक, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। 10⁻⁻4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू 10 की ये V2, ये 10⁻⁻, ये 10 आ गया इधर, तो V2 इक्वल टू 100 ml आ गया। अब आपको पता है V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड क्या दे रहा है आपको, V2 दे रहा है, ये 100 है, ये 10 है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया, 90 ml। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे करके देखना पड़े सेकंड अटेम्प्ट। ठीक, लेकिन हम तो रट लेंगे सर, अरे रटना कुछ नहीं है, जरूरी थोड़ा हर बार ऐसे क्वेश्चन आए, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट, the ionization constant of HCN at 298 Kelvin is 4.8 into 10⁻⁹. The ionization constant of the corresponding conjugate base is, ये देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा Ka, कितना दे रखा है, 4.8 into 10⁻⁹. अब पता क्या बोल रहा है आपको, Kb बताओ, Kb कॉन्जुगेट बेस का, कॉन्जुगेट बेस का। अरे हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से सीखा ना, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw होता है, और K कितना 4.8 into 10⁻⁹ इंटू में Kb बताना है, Kw 10⁻⁻14 है, तो सीधी सी बात है कैंसिल हो गया 10⁻⁵, और इसको लिख सकते हो Kb इज इक्वल टू 1/4.8 into 10⁻⁵, तो 1/5 अगर होता तो ये आता 0.2, ठीक, इंटू 10⁻⁵, और 2 से अब ये 1/5 होता 0.2 आता ना, अब 1/5 से थोड़ा सा छोटा है ये, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा इसका आंसर। 2 पॉइंट समथिंग 2.08 दे रखा उसने पहले और दूसरे ऑप्शन में, ये आंसर इज 1। और ये तो यार इजी क्वेश्चन है ना, ये तो पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे ऐसा थोड़ा लिखोगे, पूरा ऐसा थोड़ा लिखोगे, आप तो सीधा ये स्टेप लिखोगे, इस स्टेप के लिखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक, बस ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पावर का ध्यान रखना, 10⁻⁵, 10⁻�6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस MOH इज, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया बेस का, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस बेस। अरे कुछ भी नहीं है, MOH है, ये डिसोसिएट हो रहा है M प्लस और OH माइनस में, C में से C अल्फा गया, C अल्फा गया, C अल्फा गया, ये OH माइनस क्या होगा, इज इक्वल टू C अल्फा। ठीक, अब ये Kb है, और ये क्या है, ये C दे रखा है, तो अल्फा इज इक्वल टू √Kb अपॉन C होता है, पीछे भी हमने देखा 10⁻⁷ अपॉन 10⁻�1, ये 10⁻³ आ गया, तो ये कितना है 0.1 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴, तो POH कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ log 10⁻⁴ दैट इज इक्वल टू 4 आ गया। पूछा क्या है pH, pH 14 - 4 इक्वल टू 10 आ जाएगा, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी कहानी थोड़ी पढ़नी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दो या सेकंड अटेम्प्ट में कर दो, वैसे भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो मोस्टली सेकंड अटेम्प्ट में ही जाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following mixtures will give a solution with pH greater than 7? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ऐसा क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में पूछा जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचेंगे कि ये पूछा गया है कौन से मिक्सर की pH ग्रेटर देन 7 आएगी। तो अब आपको मिक्सर्स की pH फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पहले H+ की या OH- के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, फिर उससे pH फाइंड आउट करना, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो भी 4 मिक्सर की चेक करनी पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है थर्ड अटेम्प्ट का, या बिल्कुल लास्ट के 15 या 20 मिनट में हमें इसको करना चाहिए, ऐसा ही आप सोचेंगे ना। लेकिन जो बच्चा इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेगा, जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, एनालिटिकल पावर अच्छी है, जिसकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी है, मेंटल एबिलिटी अच्छी है, वो समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकता हूं। यानी ये क्वेश्चन थर्ड अटेम्प्ट का नहीं है, बल्कि पहले ही अटेम्प्ट का है। कैसे? सबसे पहले तो इस पे लिखो
इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026 लिख लो साइड में, कहीं भी लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026 या नीट 2026 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो ये पूछा गया कि कौन से मिक्सर की पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, यानी आपको बताना है कि कौन सा मिक्सर इनमें से बेसिक होने वाला है। सबसे पहला पढ़ो 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, प्लस 50 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl, ये सोल्ट ले लिया। भाई सोल्ट की तो पीएच 7 होती है, अगर सोल्ट में आप एसिड डाल दोगे तो उसकी पीएच तो 7 से कम ही होगी, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं तो पीएच कितनी होगी, लेस देन 7। नेक्स्ट 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, ये भी सोल्ट है और यहां भी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो डेफिनेटली पीएच क्या है, 7 से कम जाएगी। सेकंड में भी 7 से कम हो गई। थर्ड पढ़ो 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, दोनों का n फैक्टर 1 है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो गए, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर होगा ना, दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट की पीएच हमेशा सॉल्यूशन में क्या आती है, ग्रेटर देन 7 आती है। आंसर क्या आ गया, थर्ड। फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, हो गया ना पहले अटेम्प्ट में, विद इन 30 to 40 सेकंड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको ऐसा लग रहा है पहले ऑप्शन से ही नजर आ जाएगा, अच्छा हाँ इस पैटर्न क्वेश्चन जैसा सर ने केयर टेस्ट सीरीज में पूछा था, तभी करना है। पता चला पहले ही आपका पहला ही ऑप्शन में आपको इनके H प्लस के इसके इक्विवेलेंट एसिड के बेस के निकाल के देखने हैं, फिर उसकी H प्लस या OH माइनस के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी, फिर पीएच। इसका मतलब क्वेश्चन थर्ड अटेम्प्ट का है। जब इजीली आपको दिखे ना हो रहा है डायरेक्ट बिना पेन उठाए, तब सोल्व करना है, तब इसको पहले अटेम्प्ट में लेके जाएंगे। और ये चीजें मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज में सिखाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट ओनली आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी देखो, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने की इजीएस्ट अप्रोच बताता हूं, कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में सोल्व करना होता है वो सिखाता हूं, एग्जामिनर कैसे आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है, कौन से टॉपिक या क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज नीट 2026 में पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको केयर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में सिखाता हूं। तो प्लीज टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो, इनके वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपका रिवीजन भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखने हैं। तो प्लीज केयर टेस्ट अटेम्प्ट भी करें, वीडियो सॉल्यूशन देखें, मिस्टेक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रिवाइज भी करें। ठीक, अब चौथे ऑप्शन का चेक करोगे ना, अपने आप कर लोगे यार, ये तो क्या है, ये एसिड दे रखा है, ये बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के फाइंड आउट करो, NaVa हो जाएगा, कितना है NaVa 0.2 मोलर इंटू एन फैक्टर कितना है इसका 2 इंटू में 50, तो ये आ गए इसका 5 और 20 होता ना, तो ये 220 मिली इक्विवेलेंट आ गए एसिड के। और ये इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका NbVb करो, NbVb कितना 0.3 इंटू 1 इंटू 50, ये आ गया 15 मिली इक्विवेलेंट। ठीक, किसके ज्यादा है, एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक, यानी पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, ये भी करना है तो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, लगता है टाइम टेकिंग है लेकिन टाइम टेकिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द पीएच ऑफ a solution prepared by mixing 2 ml of HCl of pH 3 and 3 ml of NaOH of pH 10 is, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे है ना आप इसका pH से H प्लस की कंसंट्रेशन लिख लो, ये 10 की पावर -3 नॉर्मल आ जाएगा, दिस इज Na। Va कितना दे दिया एसिड का 2 ml दे दिया, यहाँ पे ये Vb दे रखा 3 ml, और यहाँ से इसका pH से लिखो POH कितना 4, और ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 नॉर्मल, दिस इज Nb। तो अब देखो NaVa कितना है, NaVa है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये मिली इक्विवेलेंट आए, और इसका NbVb कितना है, NbVb ये है 3 इंटू मतलब पहले वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, ये भी मिली इक्विवेलेंट, ज्यादा किसके है, ये 0.002 है, वो 0.0003 है, तो ये ज्यादा है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आएगा NaVa माइनस NbVb डिवाइड बाई Va प्लस Vb। एग्जाम में फॉर्मूले मत लिखने लग जाना, दिमाग में चलना चाहिए फॉर्मूला, बस अभी लिखो जितने ज्यादा लिख सकते हो। 2 इंटू 10 की पावर -3, इसको ऐसे लिख दूं क्या यार, 0.002 माइनस 0.003 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 है ना, ये आ गया डिवाइड में 5,
और ये जाएगा 20 में 10 में से 3 गए 7 और ये 1 और ये 0.00, ठीक। और इसको डिवाइड करो 0.00053 जा और 52 जा, इतना नॉर्मल। तो पीएच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 32 इंटू 10 की पावर -5, दैट इज 5 माइनस लॉग 32, लॉग 32 को लिख सकते हो आप 5 माइनस 5 log 2, log 2 होता है 0.3, 5 माइनस 1.5 दैट इज 3.5। आंसर आ रहा है क्या ऐसा कोई? सेकंड आंसर आ जाएगा। आंसर इज 2। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा ना भाई, ऐसे करना है, ठीक। पिछला क्वेश्चन में लिख दिया था आपने अटेम्प्ट कौन सा है, इसमें आंसर ही लिखा, इसमें आंसर इज 3। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक, ज्यादा सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। सबका 0.1 मोलर दे रखा है, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी सबसे कम होगी, ठीक। और क्या दे रखा, कहीं पे बेस दे ही नहीं रखा, NaCl दे रखा है, इसकी पीएच 7 हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये दे रखा है NH4Cl, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और NaCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी पीएच क्या है, इक्वल टू 7, इसकी पीएच लेस देन 7 आएगी, जैसे 5-6 के आसपास आ जाएगी। और इसकी पीएच होती है वेरी लेस, मतलब इसकी तो पीएच इक्वल टू 1 आ जाएगी, है ना, 0.1 मोलर की। और इसकी पीएच की फिर देखा है NaCN, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 आएगी। तो अब देखो सबसे ज्यादा पीएच तो इसकी हुई, फिर इसकी, फिर ये ऑर्डर आ जाएगा, ये पीएच का ऑर्डर आ गया और इसने यही पूछा था, ठीक। ये आंसर आ गया। एग्जामिनर चाहे तो ये बोल सकता कि पीओएच का क्या ऑर्डर है, फिर उल्टा लिख देना। आंसर इज 2, इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द pK of an acid HA is 4.77 and pKb of base is the pH of 0.1 molar aqueous solution of salt AB is। भाई वीक एसिड वीक बेस सोल्ट की पीएच क्या होती है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb होती है। और मैंने आपको बताया था pKa के आगे प्लस आएगा, pKb के आगे pKa, A मींस एडिशन, इसके साथ एडिशन आएगा, तो pKb के साथ सब्सट्रैक्शन। 7 प्लस हाफ 4.77 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हाफ 4.75 कर दो, तो इसको क्या लिख दोगे, 7 प्लस हाफ इंटू 4.77 माइनस 4.75, दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू 0.02, तो ये कट के आ जाएगा 0.01, तो 7.01 आ गया। आंसर इज सेकंड, आंसर इज सेकंड। ये भी इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का है, आराम से कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 4.1 मोलर सोडियम एसीटेट, ये Ka दे दिया सोडियम एसिटिक एसिड का, और ये कंसंट्रेशन दे दी 0.1 मोलर किसकी, सोडियम एसीटेट की, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ रहा है KH। KH क्या होता है, KH बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, KH इज इक्वल टू होता है KW अपॉन, एक सेकेंड मैं आपको डेराइव करके दिखाऊं, या वैसे फॉर्मूला याद करने का कोई फायदा नहीं है। एसिटिक क्या है, ये CH3COONA, ये वाटर में ऐसे जाएगा, ये ऐसे करते हो आप, CH3COOH बन जाता है प्लस NaOH बन जाएगा, है ना, ठीक, ये बन जाएगा। और इसको ऐसे लिख देते हो आप, CH3CO माइनस प्लस H2O इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस, ठीक, Na प्लस दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे KH लिखते हो आप इसको ऐसे, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, यही लिखते हो। वाटर की नहीं लिखेंगे, बिकॉज वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वाटर की कांस्टेंट होती है। और इसमें आप क्या लिखोगे, एसिटिक एसिड की लिख दो, एसिटिक एसिड ऐसे डिसोसिएट होता है, सोडियम एसीटेट आयन प्लस H प्लस, तो यहाँ पे लिखते हो आप Ka, ये होता है एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इनटू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन।
अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, के एच इंटू के ए कर दूं, तो देखना क्या आएगा, ये जो है ना, ये जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है ये कैंसिल हो जाएगी, एसिटेटाइन से एसिटेटाइन की हो जाएगी, बच जाएगा H प्लस इंटू ओ एच माइनस विच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो के एच इज इक्वल टू पता है क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के होता है। ऐसे ही ये तो था आपका कैसा, ये था आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, ठीक है। अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट आ गया तो के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के भी हो जाएगा, ठीक। और अगर वीक एसिड वीक बेस सोल्ट आ गया तो के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के भी हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए डेराइव करा था ताकि आपको ना, मतलब आप रटना ना पड़े, आपको चीजें सीखने को मिल जाए, मतलब समझ आ जाए, ठीक। तो एक डेराइव करा तो बाकी सारे याद आने लग जाते हैं। तो ये 10 की पावर माइनस 14 होता है, डिवाइड बाई 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसको 10 बाई 18 लिख दो, और इंटू 10 की पावर माइनस 9, इसको 100 बाई 18 लिख दो, इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो ये 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आ जाएगा, ठीक। कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी या मीडियम में रख सकते हो इसको, मैंने डिराइव करके दिखाया, आपको पेपर में डिराइव नहीं करना, आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, a 0.02 molar solution of pyridinium hydrochloride has a pH equal to 3.44, the reaction constant of pyridine is। देखो इसकी कंसंट्रेशन दे दी है ना, pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, इसका मतलब समझ रहे हो आप, जैसे ये होता है pyridine, ये हमारा pyridine होता है, ठीक। pyridine बिहेव एज वीक बेस, तो इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराओ, ये पता क्या बनाएगा, ये बना देगा, ये ऐसे बना देगा आपका NaCl, ये हो गया pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। हैज इसकी पीएच दे रखी है 3.44, द रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ द pyridine इज, के भी पूछ रहा आपसे, ठीक। दिस इज वीक बेस एंड दिस इज वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या करना चाहता है वो, है ना। अब देखो उसने और क्या क्या दे रखा है, पीएच दे दी उसकी 3.44 और कंसंट्रेशन दे दी। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की पीएच होती है पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो इसकी पीएच 7 से कम आएगी, तो 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी होता है इसका फॉर्मूला, अगर देखा जाए तो पीएच कितनी है 3.44, ये 7 माइनस हाफ पीकेबी मुझे पता नहीं है, माइनस हाफ लॉग सी कितना है 10 की पावर माइनस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 इधर जाएगा, अच्छा इसको इधर ले आओ, ये हाफ पीकेबी इज इक्वल टू 7 माइनस 3.44 माइनस हाफ इंटू ये माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ये 1 आ जाएगा, तो 8 में से 3.34 गया 44 गया, ये बच गया आपका 4.56, 4.56 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4.56 हो गया, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 रे 11 और 2 चौके 8 रे 9, 9.12 हो गया। तो KB विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी के भी होता है, तो 10 की पावर माइनस 9.12 हो जाएगा, ठीक। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा ना, तो आप इसको पता क्या लिखोगे 10 की पावर माइनस, इसको ऐसे लिख लो 10 की पावर माइनस 10 प्लस ये 0.88 लिख दूं क्या, ऐसे लिख दूं क्या, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 गुना में 10 की पावर 0.88, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। ऐसा ही लिखेंगे ना इसको, सही लिख दिया मैंने, ये तो आई थिंक ठीक है, ठीक। तो अब इसको 10 की पावर 0.9 तो होता है 8, लगभग 8, तो 8 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है या ऑप्शन में दिक्कत है। अब एग्जाम में आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि ऑप्शन में दिक्कत है, तो हमें कैलकुलेशन में चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती की है। चेक करते हैं एक बार, फॉर्मूला सही है पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी, ठीक। तो पीकेबी इधर आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये 3.44 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस हाफ इंटू लॉग 10 की पावर माइनस 2 है ना, ये हाँ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, यहाँ हुई हमसे गलती, मिल गई ना गलती। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 को अगर करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, माइनस हाफ इंटू ये 2 माइनस लॉग 2 होता है,
2 माइनस log 2 को आप लिख दोगे इसको 1.7 और 1.7 को 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 0.85। कितना? 0.85। ठीक, तो 0.85 ऐड करो 7 में, तो 7.85, तो 7.85 में से 3.44 माइनस करो, ये बचेगा 1, 3.44 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये बचेगा 4 और वो बचेगा 7 में से 3 गया 4, 4.41। तो कितना आएगा? इसको अब यहां से आप लिखोगे, ये आएगा 4 दूनी 8, ये 8.82 आया। अब यहां से सारी कैलकुलेशन ठीक करो, ये ठीक करो। समझ आया ना आपने? भाई गलती तो कोई भी कर सकता है, ऐसा थोड़ा कि मेरे से नहीं होगी या किसी से नहीं होगी, कोई भी कर सकता है गलती, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक, तो 8.82, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -9 प्लस 0.18, तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 0.18। देखो आपको याद होगा, मैंने एक दिन बताया था आपको 10 की पावर 0.3 होता है, क्लास में करा था ना, 2 मान लो, 10 की पावर इससे थोड़ा सा छोटा हो जाए, जैसे 0.28 हो जाए, इसको लिख देना आप 1.9, 10 की पावर 0.26 को लिख देना आप 1.8, 10 की पावर 0.24 को लिख देना आप 1.7। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, 10 की पावर 0.22 को लिख देना आप 1.6, 10 की पावर 0.20 को लिख देना आप 1.5, ऐसे अप्रोक्सीमेट बताए थे ना एक दिन मैंने आपको। तो इसको 10 की पावर 0.18 को इसको लिख दो 1.4 इंटू 10 की पावर -9। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? 10 की पावर -9, ये रहा 1.5, 1.5 और 1.4 ऑलमोस्ट सेम। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड, और ये हो गया आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन। हो जाएगा ऐसे सोल्व। ठीक, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए, आंसर नहीं आ रहा हो, तो देखो मैंने पहले स्टेप से वापस पूरा चेक किया, भले ही मेरे 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगे लेकिन आंसर आ गया ना। बट ऐसे क्वेश्चन को पहले ही तीसरे अटेम्प्ट में रखो, क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, मैं 2 लिखना यहाँ पे भूल गया, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो उत्तर उसमें ऐसा कोई जो मेरा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर हमें डाउट होता है यार अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा। क्यों अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा? तेरी गलती यहाँ पे हो गई है, 30 सेकंड लगेंगी, आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व भी किया है, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के 4 नंबर मिल गए, लेकिन ऐसे 30 सेकंड लास्ट में लगाने हैं, कहीं शुरू में यहाँ सर ने बोला 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के 4 नंबर छोड़ने नहीं है, तो 30 सेकंड में कई बार हम 2 क्वेश्चन का भी काम खो देते हैं, वो भी ध्यान रखना, लास्ट में तीसरे अटेम्प्ट में ऐसे काम करने हैं। ठीक, नेक्स्ट, ए 100 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ammonium acetate is diluted by adding 100 ml of water. The pH of the resulting solution will be pKa of acetic acid is nearly equal to pKb of, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, क्या बोल रहा है? 100 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन दे लिया अमोनियम एसीटेट का। अरे अमोनियम एसीटेट, वेरी सिंपल यार, ये क्या है? वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है भाई, तो इसकी पीएच क्या होती है आपको पता है? 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb होती है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की। अब क्या बोल रहा है? pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू pKb ऑफ एसिटिक NH4OH दे रखा है, तो ये अगर इक्वल होगा तो pH इज इक्वल टू 7 आ जाएगी, आंसर इज 3। और आंसर 3 आते ही कौन से लेवल का क्वेश्चन है? इजी लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 100 ml of a solution contains 0.1 molar NH4OH and 0.1 molar NH4Cl. The pH of the solution will not change on adding. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखो अगर बात करें नीट 2026 एग्जाम की, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2025 तक, खासकर बफर सॉल्यूशन पे सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और उनमें मोस्टली आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पीएच फाइंड आउट करने का फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा है, तो या सिंपल पूछा है एसिडिक बफर कौन सा है, बेसिक बफर कौन सा है, या कौन सा इनमें से बफर सॉल्यूशन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नीट 2026 में आ सकता है। क्या है इसमें? वो बोल रहा है 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोलर NH4OH एंड 0.1 मोलर NH4Cl। आपने देखा दिस इज वीक बेस, और इसी वीक बेस का इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट है, हम समझ गए दिस इज बफर सॉल्यूशन। पहला पॉइंट पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए, लिखना नहीं है पेपर में, ऐसे कहीं लिखने लग जाओ, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, वो तो मैं समझा रहा हूं आपको। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट चेंज ऑन एडिंग। भाई कौन क्या ऐड करने में पीएच चेंज नहीं होगी? भाई सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, इसके पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीओएच का फॉर्मूला होता है पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, यही तो होता है पीओएच का फॉर्मूला। अगर आपने सोल्ट या बेस की कंसंट्रेशन चेंज की तो क्या होगा? इसकी चेंज कर दो,
या ओनली इसकी चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, पीओएच में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा, और पीओएच में चेंज आएगा तो पीएच में भी चेंज आएगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, 20 ml उसने 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो गई ना, तो पीएच चेंज हो जाएगी। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl सोल्ट की कंसंट्रेशन चेंज की, इससे भी चेंज होगा। 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, अगर उसमें आप कोई आपका ना बफर सॉल्यूशन है और उसमें 10 ml ऑफ 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, मतलब अरे भाई आपने 0.1 मोलर ये देखिए सेम कंसंट्रेशन का 1-2 ड्रॉप डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 ml डालोगे ना, 10 ml बहुत ज्यादा होता है, 100 ml टोटल सॉल्यूशन है, उसमें 10 ml आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, तो पक्का पीएच को चेंज करेगा। ये मत बोलना सर पीएच तो बफर सॉल्यूशन तो जो होता है वो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, कब, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे, या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पे। अगर 100 ml के बफर सॉल्यूशन में आप 10-10 ml स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो अपने आप पीएच चेंज हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन बना देगा वो, समझे नहीं समझे। नेक्स्ट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, अगर डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करने पे क्या है भाई, डाइल्यूशन करने पे सोल्ट और बेस की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा, इसलिए पीएच क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर इज 4। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026 एग्जाम। समझे या नहीं समझे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली आने चाहिए, क्योंकि ऐसी लाइनें एनसीईआरटी में भी लिखी है समझने के लिए, और ये सारी मैंने आपको क्लास में करवा रखी है। क्या सर्सन रीजन ऑनलाइन से बन सकता है, आपके ये जो नोट्स है मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड राइटिंग नोट्स है, मेरी हैंड राइटिंग में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये अमेजन पे आपके लिए अवेलेबल है। इन सब नोट्स में भी वो सारे असर्शन रीजन एनसीईआरटी की लाइन से लिखे गए हैं, क्लास में आपने देखा है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या आ गया 4, और इसका आंसर 4 आ गया, तो ये हो गया आपका मीडियम, ये मतलब ये तो इजी या मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, a certain buffer solution contains equal concentration of x minus and hx, kb for x minus is 10 की पावर minus 10, the pH of the buffer solution is। देखो अब यहां पे kb for x minus दे रखा है, ठीक, the pH of buffer solution पूछ रहा है। देखो ये जो बफर सॉल्यूशन बना है ये है एसिडिक बफर, ठीक है ना, ध्यान देना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी नीट 2026 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लिख लेना इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। क्या है इसमें, वो बोल रहा है ए सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस एंड hx, hx वीक एसिड होगा और x माइनस उसका कंजुगेट बेस हो गया, तो ये हो गया एसिडिक बफर। अब बोल रहा है kb फॉर x माइनस, kb फॉर x माइनस इज 10 की पावर माइनस 10, देन pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज, तो इस सॉल्यूशन की pH आपको बतानी है कितनी होगी। भाई सिंपल सी एक बात है, सबसे पहले ये कैसा सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, और अगर ये बफर सॉल्यूशन है कैसा है, एसिडिक बफर है, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, K चाहिए, बट K भी दिया गया किसका, x माइनस का, यानी HX के कंजुगेट बेस का K भी दिया गया है, तो HX का Ka क्या हो जाएगा, KW अपॉन KB होगा कि नहीं होगा, जैसा पहले पढ़ते आए हो, ठीक। तो KW कितना 10 की पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 आ गया, हो जाएगा। यहां से PK कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 का लॉग लेना है एंड नेगेटिव लॉग लेना है 10 की पावर माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4, तो 4 आ गया। अब सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन दे रखी है, x माइनस की कंसंट्रेशन और hx की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। आपको पता है pH का फॉर्मूला होगा pKa प्लस log सोल्ट की कंसंट्रेशन यानी x माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई hx की कंसंट्रेशन, तो ये तो हो जाएगा 1 और log 1 होता है 0 इक्वल टू pKa दैट इज इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया, आंसर इज 1, आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, ठीक। IIT एडवांस में आया था पहली बार इस पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक, आंसर इज 1। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो गया, हल्का सा सोचना था लेकिन सोचना तो था ना, ठीक। चलो, और ऐसे जैसे यही चीज अपने को सीखनी है, क्वेश्चन आता है उसको पहले अटेम्प्ट में नहीं करना है, आता है पेन नहीं उठाना, जल्दी हो जाएगा और पक्का सही होगा, वो पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। आता है सही भी होगा लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से आता है
लेकिन ये भी पता है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी होने वाली है, इसमें मुझे डेरिवेशन करके देखना है, इसमें मुझे 3-4 रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी और इसमें मुझे बहुत अच्छी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थर्ड अटेम्प्ट का बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये सीखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको कम से कम 500 बार सिखाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन नॉट एक्ट एज ए बफर, इनमें से बफर की तरह काम कौन नहीं कर सकता? भाई सबसे पहले H3PO4 वीक एसिड है और ये उसका सोल्ट है, कोई भी वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस बोल दो, या ऐसे बोल दो वीक एसिड प्लस इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट, ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। तो ये बोल रहा है कि इनमें से बफर का काम कौन नहीं करेगा, ये एसिडिक बफर हुआ। बेसिक क्या होता है? वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक, और वीक बेस प्लस दिस वीक बेस का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका बेसिक बफर होता है। और एक होता है आपका सिंपल बफर, कौन सा? वीक एसिड वीक बेस सोल्ट, इसको हम सिंपल बफर कहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? एसिडिक और बेसिक बफर, ये मेनली। बताओ क्या आएगा? पहले में देखो H3PO3, H3PO4 वीक एसिड है, बिल्कुल वीक एसिड है। NaH2PO4 इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, बिल्कुल, तो ये बफर सॉल्यूशन है। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ये तो फेमस है ही एसिडिक बफर, ये भी बफर सॉल्यूशन हो गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सोल्ट, नहीं, ये बफर नहीं हो सकता। H3PO3 वीक एसिड और उसका वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट, ये भी आपका बफर सॉल्यूशन है। कौन सा नहीं है? आंसर 3। वेरी इजी क्वेश्चन, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन, कर लेंगे भाई सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 1 liter of a buffer solution containing 0.01 molar NH4Cl and 0.1 molar NH4OH having pKb of 5 has a pH of, भाई ये देखो 1 लीटर दे रखा उसने, ठीक, और इनकी कंसंट्रेशन मतलब 1 लीटर ऑफ टोटल उसकी वॉल्यूम दे दी, ठीक। अब ये दे रखा है पीकेबी दे रखा है, ठीक। ये देखो ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्ट है और ये वीक बेस है। दिस इज बेसिक बफर, और बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला है पीओएच का, पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, ठीक। अब सोल्ट के मोल्स कितने आएंगे भाई? 0.01 मोलर है 1 लीटर में, तो 0.01 इंटू 1 इतने मोल्स आ गए। फिर टोटल वॉल्यूम भी तो 1 से डिवाइड करोगे, बात तो एक ही है, तो सीधा यही रख देना। पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी है 5 प्लस लॉग ये 0.01 है सोल्ट की और बेस की 0.1 है, ये 10 की पावर -1 आ गया, आगे आ जाएगा 5 - 1 इक्वल टू 4 आ गया, पीएच इक्वल टू 10 - 4 इक्वल टू 10 आ गया। पीएच पूछा है, पीओएच ये भी ध्यान देना, है ना, कहीं पता चला एग्जामिनर चकमा दे गया। आंसर इज 2। ये इजी क्वेश्चन था, ये बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक। एम भी छोटा लिखा गया मेरे से, है ना। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन, 20 ml 0.1 normal acetic acid is mixed with 10 ml 0.1 normal of NaOH। एसिटिक एसिड NaOH के साथ मिक्स किया गया, पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। पहली बात तो ये देखो, ये है 20 ml, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड लिया और इसको मिक्स कर दिया 10 ml 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब अगर बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है नीट 2026 में इस पैटर्न आना चाहिए, ठीक। नीट 2026 में आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, यानी इस पैटर्न का आ सकता है, हो सकता है वो थोड़ा सा यहाँ पे बेस चेंज कर दे या आपके थोड़ा बहुत वैल्यूज में चेंज कर दे, कैलकुलेशन में चेंज करा दे, लेकिन इस पैटर्न आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन रहा है। क्यों बन रहा है? देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इक्विवेलेंट लिखो, कितने आए इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, कितने आए 0.1 इंटू 20 दैट इज 2 मिली इक्विवेलेंट आए। बेस के कितने आए 0.1 इंटू 10, इसका 1 मिली इक्विवेलेंट आया, सही है ना। तो अब आप क्या लिखोगे, ये एसिटिक एसिड और ये NaOH दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, और मुझे वाटर से मतलब नहीं है। इधर देखो ये कितना है 2 मिली इक्विवेलेंट, इसका 1 मिली इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये तो हो जाएगा खत्म 0 क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना, और 2 - 1 ये कितना बच गया 1 मिली इक्विवेलेंट, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि
NaOH का एक इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड के इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करके एक इक्विवेलेंट दे रहा है सोडियम एसिटेट का, तो 1 मिली इक्विवेलेंट कितना बनाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट। अब ये आई दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब कंसंट्रेशन कितनी आएगी एसिटिक एसिड की, अब कंसंट्रेशन जो आएगी ना वो आप ऐसे लिखोगे 1 मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 30 ml। कुछ बच्चे ना 20 कर देते हैं, 20 नहीं डिवाइड बाई 30, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम है ना सॉल्यूशन का। अरे टोटल तो 30 ml है ना भाई। और सोडियम एसिटेट का कितना आया, सोडियम एसिटेट का आएगा 1/30। ठीक, दोनों का सेम आ गया। अब POH बताओ कितना हो, सॉरी pH बताओ कितना होगा, pKa प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट यानी सोल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और दोनों इक्वल है कैंसिल, तो pH इक्वल टू pKa, दैट इज कितना आ गया 4.74। आंसर इज सेकेंड। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026 एग्जाम। बस मैं तो ये चाहता हूं थोड़ा सा ना ये इक्वल आ गया, इक्वल नहीं आता यहाँ पे, थोड़ी सी और कैलकुलेशन बढ़ जाती है, यहाँ पे लॉग की टर्म में सोल्व करनी पड़ती और अच्छा मजा आता। एक स्टेप और बढ़ाना है, यहाँ पे उसने एसिडिक सोल्ट दिया है, सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे NH4OH दो, यहाँ पे HCl दो, बेसिक बफर बनाओ, और बेसिक बफर में पहले POH आएगी फिर pH आएगी, एक स्टेप लास्ट में ही बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकते हैं, एक या दो स्टेप लेंथ बढ़ा के। ठीक, और ये क्वेश्चन मैं सारे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा केयर टेस्ट सीरीज में, आप टेंशन मत लेना। मैं ये भी बता दूंगा क्या क्या एग्जामिनर चेंज कर सकता है। आप तो बस टेस्ट अटेम्प्ट करो, वीडियो सॉल्यूशन देखो, जो सिखाता हूं वो सीखते चलो, मिस्टेक लिखो, रिवाइज करो बस। ठीक, बाकी आपका पेपर पूरा केयर टेस्ट सीरीज से आएगा, नीट 2026 का नोट कर दो। ठीक, हाँ कहीं पे यहाँ पे आपका उसने एसिटिक एसिड दे रखा, फॉर्मिक एसिड लिखा आ जाए या कोई और एसिड लिखा आ जाए, है ना, HCl लिखा आ जाए, फिर मुझे गाली मत देना कि एज इट इज नहीं आ सर। 20 ml की जगह वो 40 ml लिख दे, उसके लिए गाली मत देना। मैं कह रहा हूं जो पैटर्न में ये सिखा रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस पैटर्न आ सकता है वैसा आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। इधर देखो एक बार, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, आधे बच्चे तो स्टार्टिंग में ही छोड़ जाएंगे लैंग्वेज से ही। कुछ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी दिखाई देगी पेपर में, पता नहीं क्या लिख रखा है, और नीचे ऑप्शन भी है ना लिख के दे रखे हैं, स्ट्रक्चर लिखे हो थोड़ा सा जल्दी समझ में आते हैं ना, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। यहाँ पे पता नहीं क्या लिख रखा है, इसलिए मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पढ़ो एक बार। A physician wishes to prepare a buffer solution at pH 3.58 that efficiently resists a change in pH yet contains only small concentration of buffering agents। वो क्या बोल रहा है, वो एक फिजिशियन है जो एक बफर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जिसकी pH 3.58 होगी, और वो बोल रहा है इस बफर सॉल्यूशन का थोड़ी सी अमाउंट लेने पे भी ये pH में चेंज को रजिस्ट करे, ऐसा बफर सॉल्यूशन बनाना है, यानी ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड टुगेदर विद इट्स सोडियम सॉल्ट वुड बी द बेस्ट टू यूज। अबे बोल रहा है इनमें से कौन सा वीक एसिड उसके सोडियम सॉल्ट के साथ यहां पे बढ़िया बफर का काम करेगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, ये कहना चाहता है कि बफर कैपेसिटी क्या, बफर एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और किसी भी बफर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, अगर एसिडिक बफर है तो उसके सोल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। और मैक्सिमम एफिशिएंसी होने का मतलब है pH इक्वल टू pK प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो 1 है तो log 1 0 हो गया, तो pH शुड बी इक्वल टू pKa। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वीक एसिड की pH की इक्वल आ रही है, वही यहाँ पे सबसे बेस्ट बफर सॉल्यूशन बनाएगा, उसकी बफर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अब तो बता दो ऑप्शन देख के, ये पढ़ना भी नहीं, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पढ़ो यहाँ पढ़ो यहाँ पढ़ो, ये कौन सा मैच करेगा। फोर्थ एसिटो एसिटिक एसिड जिसकी pK 3.58, आंसर विल बी 4। तो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, और हो सकता है आप में से जिन बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया हो ये क्वेश्चन छोड़ दिया हो, बट कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड टुगेदर विद इट्स सोडियम सॉल्ट वुड बी द बेस्ट टू यूज, कौन सा बेस्ट टू यूज होगा, ये बोल रहा है दैट एफिशिएंटली रेजिस्ट ए चेंज इन pH येट कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट। ये बोल रहा है ना एफिशिएंटली वो
पीएच में चेंज को रजिस्ट करे, यानी जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी जिसके सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, यानी जिसकी पीएच इक्वल टू पीके हो जाए। हो गया क्वेश्चन। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और ये वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रखे हैं ड्रीम बैच में, रैंकर बैच में, रैंक बूस्टर कोर्स में, और साथ में मैं आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करा रहा हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं बार बार बोलूंगा आपको, और लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी वीकनेस है, आपको लगता है कि केमिस्ट्री में अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूं, या जिसने कंप्लीट पढ़ ली है उसका अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, या केमिस्ट्री की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, XYZ केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एक ही सॉल्यूशन है, आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करो। इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने ओनली 76 लेक्चर में बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक करा रखा है। कंप्लीट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैंने पढ़ाया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी कराया है। जो बच्चा रैंक बूस्टर कोर्स अच्छे से कर जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा और केयर टेस्ट सीरीज कर जाएगा, वो आराम से नीट एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। तो अभी बीवाइज ऐप डाउनलोड करके रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो करना शुरू कर दो, आज भी आपके पास टाइम है। ठीक, और कोई दिक्कत आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन मैं इतना बता दूं, नीट 2026 में जिसकी केमिस्ट्री और बायो स्ट्रॉन्ग होगी वही टॉप में रैंक लाएगा, वही अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएगा, क्योंकि इस बार बायो और केमिस्ट्री लेंथी भी आएंगी, ट्रिकी भी आएगी, और केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आएंगे, और इस अप्रोच के क्वेश्चन भी आएंगे जो मैं केयर टेस्ट सीरीज में आपको करवा रहा हूं। ठीक, इतना काम तो कर सकते हो ना, केयर टेस्ट सीरीज अच्छे से कर लेना, रैंक बूस्टर अच्छे से कर लेना, आ जाएंगे आपके। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, द सोल्युबिलिटी ऑफ Mg3PO4 twice is S मोल पर लीटर। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन बाय, भाई Mg3PO4 twice जो है ये टूटेगा ऐसे, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, 3Mg2 प्लस देगा, प्लस 2 फॉस्फेट आयन अगर देगा, तो यहाँ पे ये 3S और ये 2S, तो KSP विल बी इक्वल टू 3S का तो क्यूब इंटू में 2S का स्क्वायर, यहां से 27 और यहां से 4, 108 और S की पावर 5, आंसर इज 4। और यूनिट अगर आपसे पूछ ले इसकी, मोल की पावर 5 और लीटर की पावर -5, आंसर इज 4। वेरी इजी लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द लिस्ट सोल्यूबल कंपाउंड सोल्ट ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से लिस्ट सोल्यूबल कौन सा है? देखो ये AB टाइप है, इसका S जो आएगा सोल्यूबिलिटी के अंडर द रूट KSP आएगा, तो 10 की पावर -6 आ गया। इसका भी S इक्वल टू अंडर द रूट KSP आएगा, ये भी 10 की पावर -26 आ गया। फिर इसका क्या आएगा? ये आएगा S इज इक्वल टू KSP अपॉन, ये होगा AB2 टाइप सोल्ट है ना, KSP इक्वल टू 4S क्यूब होता है, तो KSP अपॉन 4 अंडर द रूट, तो ये 1, इसको 17 10 की पावर -6 लिखा आपने, डिवाइड बाई क्या कर देना 4, और इसका क्यूब रूट यानी इसकी पावर 1/3। ठीक, तो 4 चौके 16, तो 4 का क्यूब रूट इंटू में 10 की पावर -2 आ जाएगा इसका आंसर। और ये क्या है? S इज इक्वल टू अंडर द रूट KSP इक्वल टू 12 गुना 10 की पावर -24, तो ये 12 गुना 10 की पावर -12, ये अंडर द रूट है, और 12 के रूट को लिख सकते हो 2√3। ठीक, तो अब सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी होगी? जिसका S सबसे ज्यादा, किसका? 10 की पावर -6, ये थर्ड का सबसे ज्यादा, उससे कम फर्स्ट का, उससे कम फोर्थ का, और सबसे कम सेकंड का। तो लिस्ट सोल्यूबल पूछा था, लिस्ट सोल्यूबल सेकंड हो जाएगा, आंसर इज 2। ये आपका मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI इज, AgI का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया, KSP दे दिया, ठीक है भाई KSP दे दो। द सोल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 10 की पावर -4 नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी दे रखी 10 की पावर -4 नॉर्मल KI की, तो इसकी मोलरिटी भी सेम ही होगी, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर कितना? 1 है। ठीक, अब देखो AgI जो है ये टूटेगा
Ag प्लस और I माइनस में। ठीक, अब यहां पे इसकी सोल्यूबिलिटी S, इसकी S, और Ki में ये Ki टूटेगा K प्लस और I माइनस में। ये 10 की पावर माइनस 4 था ना, तो ये 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 4। तो अब आप लिखोगे इस सॉल्यूशन के लिए KSP तो सेम रहेगा ना। KSP तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक टाइप से स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का, है ना, जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू I माइनस, तो अब KSP कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 16 Ag प्लस S इंटू S प्लस 10 की पावर माइनस 4 I माइनस का, तो 10 की पावर माइनस 16 इधर S इंटू S प्लस 10 की पावर माइनस 4 को नियर अबाउट 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही सोल्यूबिलिटी Ag आएगी कम थी वाटर में, 10 की पावर माइनस 16 KSP इसलिए तो इतना कम, फिर उसमें Ki और डाल दिया तो इसकी सोल्यूबिलिटी और कम हो जाएगी, तो इसके प्रेजेंस में सोल्यूबिलिटी और कम होगी तो S प्लस 10 की पावर माइनस 4 को 10 की पावर माइनस 4 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा सोल्यूबिलिटी इक्वल 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर। आंसर इज सेकंड, आंसर इज 2। ये भी सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है मैक्सिमम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द प्रेसिपिटेट ऑफ CF2 KSP दे रखा है इतना इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ। देखो भाई यहां पे ना इनका QSP फाइंड आउट करोगे आप, जहां पे QSP ग्रेटर देन KSP आ गया ना तो वहां पे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन होती है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब QSP काउंट करो यहां पे क्या लिखोगे, ये कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इंटू F माइनस का स्क्वायर लिखोगे, तो 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 10 की पावर माइनस 12, ये तो KSP से कम हो गया। ठीक, अब ये देखो इसमें देखो QSP 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 10 की पावर माइनस 8 विच इज ग्रेटर देन KSP, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट फिफ्थ, ये देख लो इसमें QSP देखोगे 10 की पावर माइनस 5 गुना में 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल 10 की पावर माइनस 11, ये कम आ गया। इसमें देखो QSP इज इक्वल 10 की पावर माइनस 3 गुना 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 13, ये भी ग्रेटर आ गया, तो आंसर इज 2। ये मीडियम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले लिख लेंगे इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। ठीक है ना, देखो पहले लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026, तो ये क्वेश्चन एज इट इज नीट 2026 में आ सकता है या इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको ये समझना है अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, द KSP ऑफ Ag2CrO4 AgCl AgBr एंड AgIr रिस्पेक्टिवली, ये KSPs की वैल्यूज दे रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल प्रेसिपिटेट लास्ट, सबसे पहले आप इसको हाईलाइट कर दो कि आपको ये बताना कि किसका प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेगा। इफ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ NaCl NaBr NaI एंड Na2CrO4, यानी अगर AgNO3 सॉल्यूशन को हम इक्वल मोल्स ऑफ NaCl NaBr NaI Na2CrO4 में मिक्स करते हैं तो सबसे लास्ट में किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, AgCl AgBr AgI या Ag2CrO4 का। अब आप बताओ सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। यानी इनडायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछना चाहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल। अब मोस्ट सोल्यूबल कौन होता है, जिसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा आती है। यहां पे कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट ये बोल देंगे जिसका KSP ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। देखो हर क्वेश्चन में ये वैलिड नहीं है, कई बार आपके क्या होता है भाई सोल्यूबिलिटी और KSP के अलग अलग फॉर्मूले आते हैं अलग अलग टाइप के सोल्ट के लिए, तो वहां पे KSP किसी का ज्यादा दिख सकता है लेकिन उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए हर ऑप्शन का आपको चेक करना होता है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा आपने इस क्वेश्चन से ये सीखा है कि इसमें सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा उसका प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेगा। तो अब चेक कर लो कौन सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। अगर बात करें सबसे पहले लिखा इसने Ag2CrO4, तो Ag2CrO4 A2B टाइप सोल्ट है जिसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी आएगी इसकी अंडर द रूट क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन 4, KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट,
KSP कितना है 1.1 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 4 इसका क्यूब रूट। तो एक बात बताओ 4 का 1.1 बाई 4 और इसका क्यूब रूट इंटू में 10 की पावर ये कितना आएगा -4 आएगा ना। अब 4 इसको 1.1 को 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.275 और उसका फिर क्यूब रूट लेना है वो उससे भी कम हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा ना। इसको यही छोड़ते एक बार, नेक्स्ट चेक करो AGCL। पूरी कैलकुलेशन मत किया करो, कई बार है ना आगे ही कैलकुलेशन इजी भी होती है। इसका क्या आ जाएगा अंडर द रूट KSP कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -6 तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 1.8 इंटू 10 की पावर -3 और 1.8 अंडर द रूट है तो 2 का रूट कितना होता है 1.4 तो 1.8 का तो उससे भी कम आएगा तो अप्रोक्स लिख दूं 1.3 या 1.2 इंटू 10 की पावर -3 ये 10 की पावर -4 ये 10 की पावर -3 तो इसका मतलब अभी तक तो ये बड़ा है। नेक्स्ट चेक करो कि AGBR के लिए AGBR का कितना आएगा सोल्यूबिलिटी अंडर द रूट KSP कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर -13 तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं मैं इसको लिख सकता हूं 50 इंटू 10 की पावर -14 तो अंडर द रूट 50 कितना हो गया 49 का 7 होता तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा 7.1 मान लो इंटू 10 की पावर -7 ये सोल्यूबिलिटी और भी कम हो गई। AGI की कैलकुलेट करो ये दिया है 8.3 इंटू 10 की पावर -17 सोल्यूबिलिटी इक्वल टू 8.3 इंटू 10 की पावर -17 है इसको 83 इंटू 10 की पावर -18 लिख लो 83 का कितना आएगा रूट 9 से ज्यादा आएगा 9 पॉइंट समथिंग 9.1 मान लो इंटू 10 की पावर -9 तो सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी आ रही है AGCL की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है इसलिए AGCL विल बी मोस्ट सोल्यूबल हेंस इट विल प्रेसिपिटेट लास्ट तो सबसे लास्ट में किसका प्रेसिपिटेट बनेगा फोर्थ का आंसर इज 4 और ये हो गया आपका मीडियम या मीडियम लेवल का क्वेश्चन या टफ लेवल का यानी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन लेकिन आसान क्वेश्चन इस पैटर्न इस बार एग्जाम में आ सकता है काफी टाइम से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक कर लेंगे भाई नीट एग्जाम में आ तो देखो केयर टेस्ट सीरीज में जो मैं बता रहा हूं ना इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है मोस्टली उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर टेस्ट में 8-10 क्वेश्चन में मैं ऐसा बोल देता हूं और 30+ टेस्ट आपके हैं तो 200-300 क्वेश्चन में बोलूंगा ऐसे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और उसी पैटर्न का पेपर आपको मिल जाएगा। यही फायदा है केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखने का और इसीलिए बच्चे केयर टेस्ट सीरीज को फॉलो करते और बोलते हैं पेपर NTA ने नहीं बल्कि सुनील नैन सर ने बनाया था। ठीक नेक्स्ट for 39th question what is the minimum concentration of sulfate ion required to precipitate BaSO4 in a solution of containing 1 into 10 की पावर -4 मोल of Ba2 plus KSP दे रखा है। KSP क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन सिंपल है ये तो Ba2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस दे रखा है 10 की पावर -4 सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन आपसे पूछा है और KSP दे रखा 4 इंटू 10 की पावर -10 कितना आसान क्वेश्चन इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या 4 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा। ठीक और मेरे जैसा एग्जामिनर है ना एक आध ऑप्शन ऐसी भी दे 6 इंटू 10 की पावर -4 कंफ्यूज करने के लिए हो जाती है गलती ऐसी सिली मिस्टेक है ना फिर अरे भगवान मैंने ऐसी गलती कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 3 reactions involving H2PO4 are given below in which of the following does H2PO4 minus act as an acid। भाई अगर ये एसिड होगा ना H2PO4 माइनस अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा ये H प्लस देगा और HPO4 2 माइनस बनाएगा ये बनाएगा तो ऐसा देख लो इसमें देखो H3PO4 ये एसिड है ये इसका क्या होगा ये तो कंजुगेट बेस हुआ ना भाई ये एक H प्लस रिलीज करने के बाद बना है। अब सेकंड में ये एसिड का काम करेगा क्योंकि इसने ये बनाया है ये इसका कंजुगेट बेस है। ठीक यहां पे ये H3PO4 माइनस लिखा है ये H2PO4 माइनस आएगा यहाँ पे सॉरी H2PO4 माइनस है ये बेस है और ये बेस क्या करेगा एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा OH माइनस से और ये अपना कंजुगेट एसिड बना रहा है तो यहाँ पे भी इसने कंजुगेट बेस का काम किया यहाँ पे भी इसने कंजुगेट बेस का काम किया एसिड का काम ओनली 2 में किया तो आंसर इज 2 ओनली तो आंसर 3 आ जाएगा। ध्यान रखना 2 ओनली के चक्कर में सेकंड ऑप्शन आंसर मत लगा देना इजी क्वेश्चन। ठीक नेक्स्ट 41st क्वेश्चन फॉर ए वीक एसिड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज लो। भाई वीक एसिड का Ka कम ही तो होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट Pk इज वेरी लो नहीं Pk तो ज्यादा होगा Ka कम होगा ये रॉन्ग है। इट इज पार्शली डिसोसिएटेड अरे वीक एसिड तभी तो पार्शली डिसोसिएट हुआ या पार्शली डिसोसिएट हुआ नहीं ऐसे बोलेंगे पार्शली डिसोसिएट हो रहा है इसलिए वो वीक एसिड है। ठीक पूरा डिसोसिएट होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाता।
द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट इज एल्कलाइन इन वाटर। बिल्कुल सही है। जैसे एसिड, वीक एसिड है, ये है, ठीक, इसका सोल्ट हो गया सोडियम एसिटेट, तो इसकी पीएच क्या आएगी? ग्रेटर देन 7 आएगी कि नहीं आएगी? अरे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है ये, तो पीएच ग्रेटर देन 7, इसका मतलब क्या हो गया? ये अल्कलाइन सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? ये भी सही है, तो सेकंड रॉन्ग है, आंसर इज 2। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द कंसंट्रेशन एट विच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड बिकम्स डबल इज। अच्छा, पहले आपको पता क्या करना है? पहले आपको इसी कंसंट्रेशन पे क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा। तो अब आपको सी दे रखा है 0.2 मोलर और के ए दे रखा है 1.8 इन 10 की पावर -5। तो पहले आप अल्फा फाइंड आउट करो अंडर द रूट के ए अपॉन सी, 1.8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 0.2, ये दे रखा है ना, इसको लिख दोगे आप 9 इंटू 10 की पावर -5। अब अल्फा इसको क्या लिखूं भाई? 9 इंटू 10 की पावर -5 को मैं इसको ऐसा लिख लूं, पॉइंट क्या लिखूं अब इसको मैं? इसको एक काम कर सकते हो आप, एक वो लिख लो, ये है ना 0.9 का रूट इंटू 10, इसको 0.9 इंटू ऐसा लिख लेते हैं, 0.9 इंटू 10 की पावर -4। तो अल्फा इक्वल टू 0.9 का रूट इंटू 10 की पावर -2 आ गया। अब बोल रहा है अल्फा डबल कब हो जाएगा? जो अल्फा डैश है ना वो 2 इंटू अल्फा होना चाहिए, यानी 2 इंटू 0.9 का रूट इंटू 10 की पावर -2 हो जाना चाहिए। किस कंसंट्रेशन पे? इस पे सी डैश पूछ रहा है। तो आपको पता है के ए तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सी और अल्फा चेंज हो सकते हैं, ठीक। के ए कितना है? 1.8 इन 10 की पावर -5 विल बी इक्वल टू सी डैश कितना? सी डैश मुझे पता करना है। अल्फा डैश कितना? 2 इंटू अंडर द रूट 0.9 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू सी डैश इंटू 4 इंटू 0.9 इंटू 10 की पावर -4। ये 0.9 कट गया इस पे 2 पे, ये 2 कट गया इसके 2 पे, ये कट गया 10 की पावर -1 पे। तो सी डैश पता कितना आ गया? 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.0 है ना 5 मोलर। बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? 0.05 मोलर, यानी आंसर 4 हो गया, 0.049 मोलर। आंसर इज 4। गुड क्वेश्चन। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अप्रोच क्या थी भाई? के ए कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप के ए लिखो, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर या सी डैश अल्फा डैश का स्क्वायर। कंसंट्रेशन चेंज होगी, अल्फा चेंज होगा, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, किसी को नोट करना तो कर सकते हो, अच्छी अप्रोच का क्वेश्चन। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, ये है बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो, पता क्या बोल रहा है आपको? मैच द कॉलम कराया गया है, यहां पे सोल्ट, एसिड या बेस लिखा है, और यहां पे लिखा है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पहला जो है सोडियम नाइट्राइट, ये होता है NaNO2, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और NO2 HNO2 से आप वीक एसिड, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है। नेक्स्ट एनिलीनियम क्लोराइड NH4OH प्लस HCl, यानी ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट है। अमोनियम साइनाइड NH4CN NH4OH प्लस HCN से बना है, वीक एसिड वीक बेस सोल्ट है। HCN ये वीक एसिड है। अब बताना है आपको इनके फॉर्मूले। सबसे पहले वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट जो होता है, इसकी पीएच का फॉर्मूला आता है 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, ठीक है। और pKa को 7 को जो pKw होता है वो होता है 14, ठीक। तो अब आप है ना इसको हाफ pKw कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। तो जहां पे आप 7 लिख रहे हो बार बार, वहां पे हाफ pKw भी फॉर्मूले में लिख सकते हो। वीक एसिड के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का फॉर्मूला बताओ। pH इज इक्वल टू हाफ pKw, यानी 7 माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड तो लेस देन 7 आएगा ना pH, माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C आएगा। और वीक एसिड वीक बेस सोल्ट में क्या आएगा? pH इक्वल टू 7, यानी हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ठीक। सर आपको कैसे याद रहते हैं फॉर्मूले? देखो मुझे कैसे याद रहते हैं,
ये फॉर्मूले बहुत आसान है याद रखना। अगर आपको वीक एसिड वीक बेस सोल्ट के हाइड्रोलिसिस की पीएच का फॉर्मूला पूछा जाए तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब पीएच ग्रेटर देन 7 होने वाली है, तो 7 में कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो आप क्या लिखोगे, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। हाफ पीके क्यों आया, क्योंकि एसिड वीक लिया है, और पीके जब भी आएगा ए मींस एडिशन, तो उसके साथ एडिशन होगा, उसमें सब्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा। तो पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, 7 को आप हाफ पीके डब्ल्यू भी लिख देते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच लेस देन 7 होगा, और यहाँ पे वीक बेस लिया तो पीके भी आएगा, तो पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ पीके भी माइनस हाफ लॉग सी हो गया, और P7 को आप हाफ पीके डब्ल्यू लिख देते हो। ठीक, नेक्स्ट ये वीक एसिड वीक बेस सोल्ट है, इसकी 7 के राउंड आएगी, तो 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी, पीके के साथ एडिशन आता है, प्लस आता है, और पीकेबी के साथ माइनस, पीकेए एडिशन, तो हाफ पीके डब्ल्यू प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। फिर एक और देखा इसने वीक एसिड, वीक एसिड का तो फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, पीएच इज इक्वल टू हाफ पीकेए माइनस हाफ लॉग सी होता है। कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब मैच करो, ए मैच कर गया किसके साथ, ए मैच कर गया किसके साथ, ए है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, यानी हाफ पीके डब्ल्यू प्लस हाफ पीके ए और प्लस हाफ लॉग सी। ये देखो इसने प्लस नहीं कर रखा भाई, यहाँ प्लस आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ए मैच कर गया आर के साथ, एनिलिनियम आयन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हाफ पीके डब्ल्यू और माइनस हाफ पीके भी माइनस हाफ लॉग सी, ये रहा पी के साथ मैच कर गया। अमोनियम साइनाइड हाफ पीके डब्ल्यू प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी, ये रहा क्यू, और हाइड्रोजन साइनाइड का हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, ये एस के साथ। आर पी क्यू एस, आंसर इज 3। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, इजी या मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026 एग्जाम, कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, असर्शन रीजन है द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl इज नॉट इक्वल टू 8। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यह नहीं है कि आपने HCl की कंसंट्रेशन देगी 10 की पावर माइनस 8 मोलर और बोला सर H प्लस की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड है 10 की पावर माइनस 8 हुआ तो पीएच इक्वल टू 8 आया। ये नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन पानी की भी लिखोगे 10 की पावर माइनस 8 प्लस 10 की पावर माइनस 8, ये HCl से आया तो ये 10 की पावर माइनस 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये वाटर से आया, क्योंकि वाटर की इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप क्यों इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर डाइल्यूट है तो उसमें H प्लस कंसंट्रेशन वाटर से भी तो आएगा। 10 की पावर माइनस 8 कॉमन लिया, 1 प्लस 10 तो यह 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब लिखो पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 8 माइनस लॉग 11 होता है 1.04, दिस इज 6.96। ठीक, HCl डज नॉट डिसोसिएट प्रॉपरली इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। भाई HCl डिसोसिएट क्यों नहीं होगा, आराम से डिसोसिएट होगा, HCl को कोई दिक्कत थोड़ी है, HCl तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आराम से डिसोसिएट होगा। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं HCl जब भी 100% डिसोसिएट होता है वो तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, डज नॉट लिख दिया ना उसने, वो डिसोसिएट होता है इजीली। असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, आंसर 3 और ये इजी या मीडियम, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है एन आयनिक प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेयर एज solubility product is applicable only to sparingly soluble salts। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन एकदम करेक्ट है। आप इसको ना ऐसा समझो जैसे भाई हम लिखते हैं QSP, ये होता है आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक, और KSP क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, यही पढ़ा आपने। अब आयोनिक प्रोडक्ट तो है ना, क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी भी स्टेज पे। लेकिन KSP क्या है तो वही प्रोडक्ट, लेकिन ये कब है, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, यानी किसके लिए एप्लीकेबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के लिए एप्लीकेबल है। किस कंडीशन में, सैचुरेशन कंडीशन में, और ये कब है, फॉर एनी कंडीशन, है ना, या फॉर एनी स्टेज लिख दो, ठीक, फॉर एनी कंडीशन और स्टेज, है ना।
और वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन केएसपी का ध्यान रखना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है और तभी एप्लीकेबल है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। यानी क्यूएसपी क्या है भाई? क्यूएसपी एक स्पेशल केस हो गया कि केएसपी एक स्पेशल केस हो गया क्यूएसपी का। एग्जैक्टली वैसे जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था भाई? Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट और K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Q यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी कंडीशन में लिख सकते हो। लेकिन K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी लिखा जाएगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम शो कर रही है और इक्विलिब्रियम पे है। यानी इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम भी शो करनी चाहिए और इक्विलिब्रियम पे ही होनी चाहिए, तब Q को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K बोल रहे थे। वही तो इसके लिए है। क्यूएसपी तो एक जनरल टर्म है, आप किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी भी स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केएसपी क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट व्हेन दे फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये स्पेशल केस हो गया क्यूएसपी का। कौन? केएसपी। समझ आ? असर्शन ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेयर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स। सही है। रीजन, ionic product is defined at any stage of the reaction whereas solubility product is only applicable to saturation stage। रीजन भी सही है। आयनिक प्रोडक्ट तो क्या है? किसी भी स्टेज के लिए डिफाइन है रिएक्शन की। लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब डिफाइन है? जब सैचुरेशन स्टेज आए। लेकिन सैचुरेशन आएगा किसका? स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट का। तो अपने आप अंडरस्टूड है वो स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो रीजन करेक्ट भी है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी माना जाएगा। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर शुड बी 1। यानी 1 ही आंसर जाएगा इसका। आपको ऐसा लग सकता है कि सर असर्शन रीजन सही तो है लेकिन पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा कि रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा। कर रहा है तो क्या लिखेंगे? असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। समझ आया या नहीं? ठीक है भाई। तो ये था आपका आयनिक इक्विलिब्रियम टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया है, क्लियर समझ में आया होगा। ठीक, और नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो सॉल्यूशन देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक, डिस्कस कर लो। ठीक, बट डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरी कोशिश यही थी कि आयनिक इक्विलिब्रियम को बिना फॉर्मूला रटाए कुछ समझा के आपको सोल्व कराया जाए, ताकि जिन बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सोल्व करने से डर लगता है उनका डर खत्म हो जाए। और मुझे उम्मीद है जिसने पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखा है, मैं अपनी इस कोशिश में सक्सेसफुल रहा हूं कि मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाई है, आपके आयनिक इक्विलिब्रियम का डर भगाया है, आपको क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना सिखाया है। ठीक, अगर आपको ये पसंद आया तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक, ताकि मैं और भी अच्छे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बनाऊं। और कभी अगर आपको लगे कि सर आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बताया करो। क्योंकि देखो, मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, मैं आपके लिए टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन बनाता हूं। मैं तो अपने स्टूडियो में हूं। ठीक, यहाँ कैमरा है, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दीवारों से बातें कर रहा हूं। दीवारें कभी ये भी नहीं कहती कि सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या कभी ये भी नहीं बोलती कि सर इसका आंसर ये हो सकता था। ठीक, बट मेरी कोशिश पूरी ये रहती है अपने आप में कि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं। केयर टेस्ट सीरीज के एक एक टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है, कहीं आपको लगता है कि आप सर ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं। आपके जो भी सजेशन है वो उनका मोस्ट वेलकम है, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप बताएंगे, मैं अपने आप में और सुधार करूंगा, आपकी और अच्छे से मदद करूंगा। ठीक, बाकी ऐसे ही लगे रहो, वीडियो सॉल्यूशन देखते रहो, टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिख के रिवाइज करते रहो, और जल्दी से जल्दी अच्छे डॉक्टर बन जाओ। आपकी हमारे देश को बहुत जरूरत है। अच्छे डॉक्टर बन के देश की सेवा करो, रिवाइज फैमिली का नाम रोशन करो, अपने परिवार का, मम्मी पापा का, खुद का, अपने गाँव का, अपने सिटी का, अपने देश का नाम रोशन करो। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।